MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं दर्शकों, और आज बात आतंक की उस पाठशाला की जो राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चलाई जा रही थी। दर्शकों जरा गौर से सुनिए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद से एजेंसियां इस आतंकी घटना से जुड़े हर किरदार को शिकंजे में ले रही हैं। कहा आतंकी मीटिंग करते थे, मुस्लिम लड़कियों को दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाने का क्या प्लान था, कहा जैश का मिनी हेडक्वार्टर बनाया जाने वाला था, पाकिस्तान में कौन था आतंकी शाहीन शाहिद का बॉस, सुपर बॉस। दिल्ली धमाके से जुड़ा हर खुलासा दर्शकों आज इस शो में होगा। सबसे पहले आतंकी शाहीन शाहिद के ऑपरेशन हमदर्द पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले वो आपको दिखाते हैं कैसे एक महिला डॉक्टर के भेष में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी, एक बड़ा संगठन चला रही थी, महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही थी, उन्हें पैसे का लालच दे रही थी, उनकी कमजोरी को भांप रही थी, और उसके बाद पूरी रणनीति बन रही थी कि कैसे हमला करना है उस देश में जहां पर खा रहे हैं, जहां पर पले हैं, जहां पर बड़े हैं, जहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर गद्दारी कर रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकियों की मैडम सर्जन यानी व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद के मंसूबों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जैश ए मोहम्मद की टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन भारत में रहकर, भारत का ही खाकर, भारत को ही दहलाने के लिए आतंकियों की पूरी ब्रिगेड तैयार कर रही थी। जैश की टॉप कमांडर आतंकियों की मैडम सर्जन, शाहीन का ऑपरेशन हमदर्द, आतंकी सेंटर का सेटअप। जांच एजेंसियां आतंकियों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकियों की ब्रिगेड के हर किरदार से पर्दा उठता जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि जैश की टॉप कमांडर शाहीन को पाकिस्तान में बैठे बैठे उसके आका मैडम सर्जन कोडवर्ड से बुलाते थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने शाहीन को कोडवर्ड की पूरी किताब दे रखी थी ताकि जांच एजेंसियां आतंकियों की बातचीत को डिकोड न कर सकें। सभी आतंकी डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन कह के बुलाते थे, और शाहीन ने मुस्लिम लड़कियों की हमदर्दी का फायदा उठाकर उन्हें दहशतगर्दी में धकेलने के लिए अपने पूरे प्लान का नाम ही ऑपरेशन हमदर्द रखा था। जांच में पता चला है कि आतंकी शाहीन शाहिद एक ऐसी आतंकी मंडली तैयार कर रही थी जो उसके कहने पर कुछ भी कर जाए। इसलिए ऑपरेशन हमदर्द को आतंकी शाहीन ने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी में गरीब मुस्लिम लड़कियों को रखा गया था ताकि पैसे का लालच देकर लड़कियों से भारत के अलग अलग हिस्सों में धमाके करवाए जा सके। दूसरी कैटेगरी में बुर्के वाली उन लड़कियों को रखा गया था जिनके ख्वाहिशें और ख्वाब बड़े थे। इन लड़कियों को विदेश घूमने और ऐशो आराम वाली जिंदगी के सपने दिखाकर दहशतगर्दी में धकेलने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में कट्टरपंथ के रास्ते पर निकल चुकी लड़कियों को रखा गया था। ये लड़कियां आतंक के लिए शाहीन का सबसे सॉफ्ट टारगेट थी। शाहीन से इस ऑपरेशन में जुड़े उसके साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन कह के बुलाते थे। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटी थी जैश ए मोहम्मद के मैडम सर्जन। युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन हमदर्द। व्हाइट कॉलर आतंकियों की टीम डी को यूपी एटीएस ने पहले ही डिकोड कर लिया था। खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन ने अपने व्हाइट कॉलर साथियों को भी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनाया था। दरअसल शाहीन की आतंकी ब्रिगेड द्वारा
पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद आतंकियों को भेजे गए मैसेज यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। इन मैसेजेस में टीम डी का जिक्र बार बार किया गया है। शाहीन के चैट बॉक्स से खुलासा हुआ है कि आपस में बात करने के लिए चैट में आतंकियों को हार्ट आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन कहा जाता था। जो आतंकी पैसों का इंतजाम करता था, उसके लिए ऑपरेशन की तैयारी कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। साथ ही छोटे छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक और रेकी के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल चैट बॉक्स में किया जाता था। आतंकी शाहीन शाहिद 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रही थी। 2012 में डॉक्टर शाहीन सईद ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के बाद अपना मेडिकल फॉर्म जमा लिया था। उसके बाद शाहीन 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत है। बाद में शाहीन का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि 2012 से लेकर 2013 तक कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन शाहिद के संपर्क में आए, टीम डी में शामिल करने के लिए शाहीन ने कितने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया और कुल कितने डॉक्टर आतंकी शाहीन के ऑपरेशन हमदर्द का हिस्सा बने। आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही है। चूंकि ये वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहां पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती थी, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करें। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो ATS की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। आतंकी शाहीन शाहिद की पूरी टीम डी जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर से ब्रीफिंग लेती थी। इसलिए जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि दिल्ली धमाके की साजिश में टीम डी के कितने आतंकी शामिल थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आतंकी शाहीन के आंख और हार्ट स्पेशलिस्ट का जाल कहां तक फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली धमाके के बाद कई गाड़ियां एजेंसियों के रडार पर हैं, लगातार नजर बनी हुई है और 3 गाड़ियों को जांच एजेंसियां जब्त भी कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतंकी ब्रिगेड का मकसद देश में सीरियल ब्लास्ट करने का था? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब एजेंसियों का ध्यान शाहीन शाहिद पर केंद्रित है, जो कभी उत्तर प्रदेश की मेडिकल टॉपर थी और अब जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमांडर बताई जा रही है। यानी कि मुखिया भारत में जिम्मेदारी मिली थी आतंकी शाहीन शाहिद किस जगह, मैं आपको बता दूं कि किस जगह जैश का मिनी आतंकी लॉन्च पैड बनाना चाह रही थी। बड़ा सवाल है कि एक मिनी लॉन्च पैड बनेगा जिसकी मुखिया शाहीन शाहिद रहेगी, लेकिन जिम्मेदारी महिलाओं की है। महिलाओं को सोशल मीडिया से टारगेट करो, महिलाओं को बाहर सामाजिक तबके में किसी तरीके से कोई माध्यम ऐसा बनाओ कि उनको टारगेट करना है। मुख्य तौर पर वो महिलाएं, वो लड़कियां जो आर्थिक तौर पर कमजोर थी, जिनको पैसों की जरूरत थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको समझाने बुझाने का प्रयास होता था कि कैसे भी करके वो इस आतंकी संगठन, इस महिला विंग में शामिल हो जाए और फिर वो काम करे जैसा इनका मुखिया, जो इनका सुपर बॉस है, वो कह रहा है। आखिर कैसे मिनी लॉन्च पैड बनाने की तैयारी चल रही थी, ये रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। धमाके वाली I-20 कार के बाद आतंकियों की कई गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। सबसे पहले आतंकी शाहीन की स्विफ्ट गाड़ी जब्त की गई। आज अल फला यूनिवर्सिटी से शाहीन की एक और सिल्वर रंग की ब्रेजा कार भी जब्त की गई है। इससे पहले लाल रंग की इको स्पोर्ट्स जब्त की जा चुकी है। HR 87U 9988 यही वो ब्रेजा कार है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद किया है।
ये कार आतंकी शाहीन शाहिद के नाम पर ही रजिस्टर है। एजेंसियों की जांच में एक के बाद एक आतंकियों की कई गाड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकियों की ब्रिगेड ने देश में सिलसिलेवार गाड़ियों में धमाके की योजना बनाई थी? क्या आतंकी मुंबई सीरियल ब्लास्ट दोहराना चाह रहे थे? तो आप ये देखेंगे यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम जानकारी उस यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ पर ली गई। अलग अलग कैबिन से देखिए और वो कैबिन पूरे तरीके से खाली पड़े हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो एक शख्स थे वही हमें यहाँ पर मिले, उनसे ही हमने बात की तो वो हर आरोपों को डिनायल मोड पर थे कि हम जांच में सहयोग कर रहे थे। शाहीन शाहिद देश को बारूद की चिंगारी से सुलगाना चाह रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन शाहिद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जैश का रिक्रूटमेंट सेंटर सेटअप करने की तैयारी कर रही थी। व्हाइट कॉलर आतंकी शाहीन ने जैश का मिनी लेकिन खतरनाक रिक्रूटमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ में जगह की तलाश की थी। आतंकी शाहीन आतंकियों की भर्ती के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर हो और वहां लोगों की गतिविधि भी कम हो। भर्ती के बाद शाहीन इसी सेंटर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देती और आतंकियों के स्पॉन्सर्स को यही रिक्रूटमेंट सेंटर दिखाया भी जाना था। आतंकी शाहीन ने सहारनपुर और हापुड़ के अड्डे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। गरीब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई और इलाज के नाम पर बरगलाकर आतंकी शाहीन एक संस्था बनाने की तैयारी कर रही थी ताकि आतंकियों के रिक्रूटमेंट और आतंकी गतिविधियों के लिए जो पैसा मिले वो एजेंसियों की रडार पर न आ पाए। आतंकी शाहीन ने जैश के मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर में 10 बड़े कमरे और एक बड़ा तहखाना बनाने का प्लान बनाया था। आतंकी सेंटर में जैमर भी लगाए जाने थे ताकि आतंकी के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। भारत में जिहाद के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों की ट्रेनिंग और लेक्चर के लिए मौलानाओं की भर्ती का भी प्लान आतंकी शाहीन ने बनाया था। देश को दहलाने की साजिश में आतंकी शाहीन शाहिद अकेले नहीं लगी थी। इसमें शाहीन की मदद बाकायदा पाकिस्तान में बैठा आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी कर रहा था। मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक, जो कि पुलवामा हमले के 1 महीने बाद मारा गया था, उसकी बीवी अफीरा भी शाहीन के संपर्क में थी। आतंकी आफिरा बीवी के कहने पर ही शाहीन देश में जमाअतुल मुमिनात की महिला विंग स्थापित करने की तैयारी कर रही थी। आफिरा बीवी ने शाहीन को भारत में मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आफिरा बीवी जैश के अंदर सभी कमांडरों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया करती थी। पाकिस्तान में बैठे शाहीन शाहिद की आतंकी आका ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मारे जाने से बौखलाए हुए, इसीलिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ये आतंकी शायद भूल गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपको बता दूं, डॉक्टर उमर उन्नबी ये वो नाम है जो पहलगाम के बाद कुलगाम में लगातार घूम रहा था। डॉक्टर उसका पेशा, रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी भी कर रहा था, लेकिन कुछ समय पहले वो फरीदाबाद में आ गया था और उसके बाद से लगातार इस तरह की आतंकी गतिविधियों में जूझा हुआ था। आतंकी डॉक्टर उमर उन्नबी जो फिदाइन की तरह लाल किले के पास I-20 में फट गया था, वो आतंकी उमर अब एक के बाद एक नई सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। धमाके से पहले दिल्ली से लेकर हरियाणा तक आतंकी उमर गाड़ी से दौड़ रहा था, जगह जगह लोकेशन बदल रहा था। आखिर उसका प्लान क्या था? क्या दिल्ली की तरह हरियाणा को भी दहलाना चाहता था आतंकी उमर? आतंकी उमर की कड़ियां कहां जुड़ी हैं, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बता दूं, जब पहले देखा गया था तो ये लग रहा था कि आतंकी उमर ही हो सकता है, लेकिन जब परिवार का DNA सैंपल लाया जाता है, FSL लैब में जाता है,
उस सैंपल का मिलान होता है, रिपोर्ट सामने आती है तो पता लग जाता है ये वही आतंकी उमर है जो लोकेशन बदल रहा था। इस घटना से पहले 10 नवंबर की रात जब ये घटना हुई है 6:55 पर, तो आधी दिल्ली का चक्कर लगा चुका था और ये सोच रहा था कि आखिर मैं कहां जाऊं, लेकिन वो गाड़ी में कैसे फटा और क्या कुछ उससे जुड़ी जानकारी है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के हर मूवमेंट को पुलिस और जांच एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि आतंकी उमर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बारूद से भरी कार लेकर घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसे तब नहीं पकड़ पाई। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर टोल से धमाके वाली I-20 कार सीसीटीवी में नजर आई है। कार में पीछे एक बड़ा बैग भी रखा दिख रहा है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में विस्फोटक से भरी कार दौड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है आतंकी उमर। तो तुर्कमान मस्जिद के पास भी उमर सीसीटीवी में कैद हुआ है। हरियाणा के मेवात में भी आतंकी उमर की कार दिखी। सीसीटीवी तस्वीरों से साफ हो गया है कि आतंकी उमर हरियाणा के मेवात यानी नूह गया था। हरियाणा के नूह के फिरोजपुर झरिका में लोकल टोल पर उमर की कार दिखी है। दावा किया जा रहा है कि मेवात से ही विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर खरीदे गए थे। ऐसे में सवाल ये है कि नूह में कई बार दंगे हो चुके हैं, तो क्या आतंकी उमर नूह के लिए भी कोई बड़ा प्लान बना रहा था? और नूह में कौन कौन है जिन्होंने आतंकी उमर की मदद दिल्ली में धमाका करने में की? दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरते हुए जिस सीसीटीवी में आतंकी उमर कैद हुआ, उस सीसीटीवी की तरफ आतंकी उमर ने कई बार देखा था। उमर की हरकतों से लग रहा है कि उसे शक हो गया था कि जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। हर जगह धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर ही नजर आ रहा था, लेकिन पूरी तरह पुष्टि के लिए धमाके के बाद मिले उसके शरीर के हिस्सों का डीएनए टेस्ट किया गया तो बड़ा खुलासा हो गया। फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह से उमर के खून, पैर का एक कटा हिस्सा और दांतों के सैंपल लिए थे। इनको जांच के लिए लैब भेजा गया था, जिसके बाद उमर उन नबी का डीएनए उसकी मां से मैच हो गया है। लाल किले से करीब 2 किलोमीटर दूर तुर्कमान गेट की इलाही मस्जिद के पास आतंकी उमर करीब 10 मिनट के लिए रुका था। तुर्कमान गेट के पास लगे सीसीटीवी में उमर सड़क किनारे नजर आ रहा है। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जिसे उमर बोला जा रहा है, डॉक्टर उमर, वो तुर्कमान गेट पर भी उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। पुलिस 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी को खंगाल चुकी है और सीसीटीवी को खंगालते हुए पुलिस, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, फैज इलाही मस्जिद, इस मस्जिद में भी डॉक्टर उमर है वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट वो इस मस्जिद के अंदर रहा और ये बिल्कुल रामलीला मैदान के पास जो तुर्कमान गेट है वहां की ये मस्जिद बताई जा रही है। और आपको अगर मेरे विजय आसपास की तस्वीर दिखाए तो रेजिडेंशियल इलाका भी है, दुकानें आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर उमर है वो तकरीबन 10 मिनट तक इसी मस्जिद में रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी कैमरा सामने आया जिसमें वो रोड के ऊपर टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी मूवमेंट बेहद सस्पिशियस देखी जा रही है। जो रोड वो टहल रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अगर मेरे विजय निशांत आपको उस रोड की तस्वीरें दिखाएं, आप देखिएगा यहाँ पर गाड़ी पार्क है, इन्हीं रोड में वो टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसके फेस के आप एक्सप्रेशन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सस्पिशियस है, वो लोगों को बेहद अलग निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये फैज इलाही मस्जिद में वो आकर 10 मिनट रुका, उसके बाद वो अपनी उसी I-20 गाड़ी जिसमें विस्फोटक रखे हुए थे उसको लेकर लाल किले की तरफ मूव कर जाता है। लाल किले और इस फैज इलाही मस्जिद के बीच की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की है। आतंकी उमर से जुड़े हर किरदार पर जांच एजेंसियों की नजर है। ऐसे में पुलिस ने फरीदाबाद से फहीम को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक फहीम आतंकी उमर का रिश्ते में साला लगता है। बताया जा रहा है कि फहीम ने ही फरीदाबाद के कंदावली गांव में लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार पार्क की थी। दावा किया जा रहा है कि जब फहीम
इको स्पोर्ट पार कर रहा था तब उसके साथ एक महिला भी थी। पुलिस अब महिला की पहचान और फहीम की गतिविधियों की जांच में जुटी है। एनएसजी, एनआईए और फरीदाबाद पुलिस आज खंडावली गांव में उस जगह भी पहुंची जहां लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार उमर के साले फहीम ने खड़ी की थी। पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर एजेंसियों ने गहनता से जांच की। जांच एजेंसियां आतंकियों की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पता लगाया जा रहा है कि उमर के कितने रिश्तेदार दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल हैं और देश के किन हिस्सों को दहलाने का प्लान आतंकी ब्रिगेड ने बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सख्त संदेश। धमाके के दोषियों को कठोरतम सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि दुनिया में कड़ा संदेश जाएगा। कोई ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ये अमित शाह ने कहा है। धमाके के दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी ताकि ऐसी कोई आगे हिमाकत भी ना कर पाए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, कड़ा संदेश दिया है। लगातार एक के बाद एक केंद्रीय बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद ये संदेश। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बढ़नी भी चाहिए क्योंकि अल फलाही आतंकियों के लिए मीटिंग और प्लानिंग पॉइंट बन गई थी। आतंकी अल फलाह में बैठकर देश को दहलाने की साजिश रचते थे। एक्शन लेते हुए भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह को आतंकियों की क्लासेस चलाने के लिए आतंकी मुल्क से फंडिंग होती थी? ये पैसा कहां से आ रहा था? ये कहां से सारी मदद मुहैया कराई जा रही थी? बड़ा सवाल है क्योंकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, जहां पर प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही थी, वहीं उस कमरे में एक एक करके सब आते थे 4-4 के ग्रुप में और उसके बाद डायरी में बाकायदा नोट करके जाते थे किस किस जगह को चिन्हित करना है दिल्ली में और भारत के कौन कौन से जगह जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, धार्मिक स्थल कौन से हैं, और भी बहुत कुछ था। आज बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, बाकी जांच एजेंसियां भी पहुंची, उस पूरे एरिया को सील किया जा चुका है। लेकिन और क्या जानकारी, वो इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो अड्डा जहां से आतंकियों ने पूरे देश को दहलाने की साजिश रची, वो जगह जहां से आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की ठानी, जहां पढ़ाई तो इंजीनियरिंग से लेकर डॉक्टरी की होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लासेस आतंकी लगाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग नंबर 17, रूम नंबर 13। दिल्ली धमाके की जांच करते करते एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 को आतंकियों ने मीटिंग पॉइंट बना रखा था। इसी जगह दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विस्फोटक से दहलाने का प्लान बनाया गया था। दरअसल अल फलाह की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में गिरफ्तार किया जा चुका डॉक्टर मुजम्मिल रहता था और मुजम्मिल इसी कमरे में दूसरे व्हाइट कॉलर आतंकियों के साथ मीटिंग करता था। जांच एजेंसियों ने मुजम्मिल के कमरे से खतरनाक केमिकल बरामद किए हैं, जिन्हें मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की लैब से कमरे में लाया था। पुलिस को शक है कि इन केमिकल में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। आज क्या हुआ, कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीजों को करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई है।
इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज दिन भर हलचल रही। बम निरोधक दस्ता भी आज यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जांच के लिए पहुंच गई। जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सवाल अल फलाह की फंडिंग पर भी उठ रहे हैं, इसलिए ईडी भी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सेंट्रल एजेंसी, आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। दरअसल डॉक्टर मुसम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तीनों ही दिल्ली में धमाके के मुख्य साजिश करता है, इसलिए जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची, हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची, तो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से लिए गए हैं और संभवतः इस यूनिवर्सिटी को लेकर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, कैसे ये चलती है, हर दस्तावेजों की अब जांच जो है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी संदिग्ध हरकतें हो रही हैं। जैसे अल फलाह की वेबसाइट बंद कर दी गई है, एडमिन ने वेबसाइट को बंद किया है। एजेंसियों को शक है कि एडमिन ने डेटा हटाने के लिए वेबसाइट को बंद किया है। ऐसे में एजेंसी वेबसाइट बंद करने के मामले की जांच में भी जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर में आपको बता दूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। एआईयू ने सस्पेंड कर दी है अल फलाह की मान्यता। यहां मान्यता सस्पेंड हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर आतंकी गतिविधि का एक अड्डा बना हुआ था। कैसे अंजाम देना है, प्लानिंग प्लॉटिंग यही हो रही थी। और अब देखिए, इसको एकदम सस्पेंड किया जा चुका है। द मेंबरशिप ऑफ एआईयू अकॉर्डिंग टू अल फलाह हरियाणा स्टैंड सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। बड़ी खबर एक और, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में घुसा है संदिग्ध युवक। हिरासत में लिया गया संदिग्ध, पूछताछ जारी। संदिग्ध से पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पहुंची है बागेश्वर की यात्रा। मथुरा जिले पहुंच चुकी है बागेश्वर की यात्रा और यहां इस पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता में पूरी यात्रा चल रही है। एक संदिग्ध घुसा है, उसको पकड़ लिया गया है। उसके पास फर्जी पुलिस का आईडी कार्ड था। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बागेश्वर की पदयात्रा पहुंची। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में एक संदिग्ध युवक घुसा, कहता अपने आप को कि पुलिसकर्मी, लेकिन बाद में पता चला कि फर्जी। और बड़ी खबर एक और, अमित शाह के घर पर हाई लेवल बैठक जारी है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद है। गृह सचिव और आईबी चीफ भी मौजूद है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि ठोस रणनीति बनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में जो 10 नवंबर को हमला हुआ है, जिसे केंद्र सरकार ने आतंकी हमला घोषित कर दिया है, अब उसका कैसे बदला लिया जाना है, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।